गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अतिम प्रताप आज आप लोगों को डीएलएड 4th सेमेस्टर के अंदर जो शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन है उसका हम लोग अंतिम टॉपिक पढ़ेंगे। वो आज इस टॉपिक के साथ ही हमारा पेपर जो शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन है वो समाप्त हो जाएगा। उसके जितने भी कंटेंट हैं जो भी पेपर से संबंधित बातें हैं हम लोग पढ़ चुके होंगे, इसलिए हम इस अंतिम टॉपिक को पढ़ रहे हैं। तो इसमें समझते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है क्या, आरटीआई एक्ट 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 क्या है। और सबसे पहले समझते हैं इस एक्ट के आने के पीछे की भूमिका क्या है, इसके आने के पीछे का बैकग्राउंड क्या है, क्या वजह थी जो आरटीआई एक्ट को 2005 में लाना पड़ा। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि जितने भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जितने भी लोक प्राधिकारी होते हैं, वो अपने कार्यों में निरंकुश हो जाते हैं, उनके कार्यों में पार्शियलिटी नहीं रहती, उनकी कोई अपने कार्यों के ऊपर अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती, कोई लायबिलिटी नहीं रहती। और तय उन प्राधिकारियों, जितने भी लोक प्राधिकारी हैं, चाहे वो पीओन से लेकर पीएम तक का कोई भी पदाधिकारी हो, उसको अपने कर्तव्यों का बोध कराने के लिए किसी भी तरीके की अपने कार्यों में अनियमितता करता है, किसी भी तरीके से अस्पष्टता करता है, किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार करता है, किसी भी प्रकार से कर्तव्य से विमुख होता है, वैसी स्थिति में उस प्राधिकारी को, उस अथॉरिटी को अपने कर्तव्यों का बोध कराने के लिए उस पर जो भी कार्य उसने प्रशासन में रहते हुए किए हैं, जो भी कार्य अपने पद पर रहते हुए किए हैं, उनका लेखा जोखा प्रत्येक व्यक्ति को मांगने का अधिकार हो, इस बात की मांग सामाजिक संगठनों द्वारा संपूर्ण देश में बहुत ही तेजी से उठी। और इस चीज़ को भारत सरकार ने, तत्कालीन संप्रभु सरकार थी उस समय, तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह थे, उनकी सरकार ने इस बात को महसूस किया कि देश के अंदर एक ऐसा अधिकार हो जो मौलिक अधिकारों की पूर्ति करता हो, अर्थात मौलिक जो अधिकार है नागरिकों के, जो फंडामेंटल राइट है, उनको ऑक्सीजन प्रदान करता हो, उनको जीवन प्रदान करता हो। ऐसे में आरटीआई एक्ट ही वो एक्ट है जो मूल अधिकारों के लिए प्रत्येक भारत के नागरिक को एक संजीवनी प्रदान करता है, एक जीवनदायिनी औषधि प्रदान करता है, जो प्रत्येक नागरिक के अधिकारों को सुरक्षित करता है, उनको गरिमामय जीवन जीने का अधिकार देता है। इस प्रकार से आरटीआई एक्ट का गठन किसके द्वारा होता है? संसद के द्वारा 2005 में संघ सरकार के द्वारा भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा दोनों ही इसको पास करते हैं और ये कानून बन जाता है देश के लिए, जो संपूर्ण प्रकार के भ्रष्टाचार को बचने के लिए, भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, संपूर्ण अनियमित जो गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए ये एक कारगर हथियार के रूप में काम आता है। तो इस प्रकार से आरटीआई एक्ट का निर्माण होता है जो संपूर्ण देश की व्यवस्था को क्या करता है? सुव्यवस्थित करता है। इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या है? आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, मैंने पूरी फॉर्म बता दी, इसकी फॉर्म पूछ ली जाती है। और ये कौन सा एक्ट है? 2005 है आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। और आरटीआई एक्ट की एक्ट 2005 है, उसकी धारा या सेक्शन 26(2) के प्रावधानों के अनुसार कुछ गाइडलाइन है जिनका कुछ गाइडलाइन थी जिनका प्रथम प्रकाशन कब हुआ? मार्च 2008 में किया गया। ठीक है, इस प्रकार से आरटीआई एक्ट 2005 का प्रयोग कैसे होता है तो इसको समझ लेते हैं। पत्राचार का पता स्पष्ट रूप से जानकारी लेने वाले आवेदक के पास संलग्न होना चाहिए। अर्थात पहला क्या है? पहला तो ये है पत्राचार का पता जानकारी लेने वाले पत्राचार का पता जानकारी लेने वाले आवेदक के पत्र के साथ आवेदक के पत्र के साथ स्पष्ट रूप से होना चाहिए। पत्र के साथ स्पष्ट रूप से होना चाहिए। स्पष्ट रूप से होना चाहिए।
ठीक है स्टूडेंट्स, जो भी व्यक्ति किसी भी प्राधिकारी से कुछ जानकारी लेना चाहता है उसका पता, जो भी आवेदक है उसका पता पत्र के साथ स्पष्ट रूप से अटैच किया जाए या संलग्न किया जाए। नंबर 2 आवेदन के साथ 10 रुपए का, नंबर 2 आवेदन के साथ 10 रुपए का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर, स्टाम्प शुल्क के रूप में, या डाक टिकट या पोस्टल ऑर्डर संलग्न करना अनिवार्य है। अथवा यहाँ पर डाक टिकट को बांट देते हैं, या सीधा पोस्टल ऑर्डर संलग्न करना चाहिए, संलग्न करना चाहिए। ठीक है। दूसरा अनिवार्यता ये है कि जिस किसी भी व्यक्ति से हम जानकारी लेना चाहते हैं, जिस किसी भी प्राधिकारी से हम उसके कार्यों का लेखा जोखा लेना चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, तो हमें क्या करना है, 10 रुपए के नॉन जुडिशियल पेपर पर क्या करना है, स्टाम्प शुल्क के रूप में होना चाहिए या पोस्टल ऑर्डर के रूप में हमें संलग्न करना है। तीसरी शर्त यह है किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए, नंबर 3 किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए लिखित आवेदन तैयार किया जाए, किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए लिखित आवेदन तैयार किया जाए। इस आवेदन में जानकारी का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। इस आवेदन में जानकारी का स्पष्ट उल्लेख किया जाए, ठीक है। इसमें क्या किया जाए, लिखित में आवेदन किया जाए, आवेदन पत्र तैयार किया जाए और जानकारी का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। जैसे किस अवधि की जानकारी चाहिए, जैसे किस अवधि की जानकारी चाहिए, जैसे किस अवधि की जानकारी चाहिए, ठीक है। हमें किसी भी अधिकारी से कुछ जानकारी जान करनी है तो लिखित में आवेदन करना होगा। प्रश्नों का प्रमुख हमें निश्चित रूप से तैयार करना होगा, स्पष्ट रूप से तैयार करना होगा, जिसमें कुछ चीज़ें रहेंगी, जैसे किस अवधि के कहाँ से लेकर किस समय से लेकर किस समय तक की अवधि की हमें जानकारी चाहिए। नंबर 2 किस फाइल से संबंधित जानकारी चाहिए, किस फाइल से संबंधित जानकारी चाहिए, फाइल से संबंधित जानकारी, किस फाइल से संबंधित जानकारी चाहिए,
ठीक है। और इसके साथ साथ किस रूप में जानकारी चाहिए, किस रूप में जानकारी चाहिए, ठीक है। कुछ बातें हैं, कुछ चीजें हैं तो निश्चित, जिनकी फॉर्म निश्चित, जिसका आकार निश्चित होना चाहिए प्रश्न के अंदर। जैसे एक बात की थी, अभी जो भी हमें जानकारी हासिल करनी है उसका लिखित में आवेदन तैयार किया जाए और उसके साथ साथ इस आवेदन में जानकारी का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए। पहला तो ये है किस अवधि की जानकारी हो, किस फाइल से संबंधित जानकारी लेनी है और किस रूप में लेनी है, हार्ड कॉपी में लेनी है, शॉर्ट या सॉफ्ट कॉपी में लेनी है, फिल्म में लेनी है या किसी डिवाइस में लेनी है, पिन कार्ड में लेनी है। तमाम तरीके की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, उनके अंदर किसके अंदर जानकारी कैसी चाहिए, तो इन सारी बातों का निश्चित रूप से उल्लेख रहना चाहिए। 30 दिन में जानकारी न मिलने पर, नंबर अगला है नंबर 4, 30 दिन में जानकारी न मिलने पर, जानकारी न मिलने पर अपीली अधिकारी के पास, अपीली अधिकारी 30 दिन में जानकारी न मिलने पर अपीली अधिकारी के पास आवेदक जा सकता है, आवेदक या इसको कैसे आवेदन किया जा सकता है, किया जा सकता है, ठीक है। 30 दिन तक यदि कोई भी अथॉरिटी जिससे किसी व्यक्ति ने आरटीआई एक्ट के अंतर्गत कोई जानकारी मांगी है और वो जानकारी को नहीं देता है या मिसगाइड करता है या किसी तरीके से चीज़ों को घुमाता फिराता है, तो ऐसा आवेदक अपीली अधिकारी के पास 30 दिन के बाद आवेदन कर सकता है। 30 दिन का समय है या 30 दिन में जानकारी दे दी जाती है तो बहुत अच्छी बात है। यदि कोई भी अथॉरिटी मांगी गई जानकारी को नहीं देता है तो 30 दिन के अंदर ऐसा अभ्यर्थी अपीली अधिकारी के पास जा करके अपील कर सकता है। नेक्स्ट है, आगे देखते हैं, एक और पॉइंट बचा है इसमें। यदि अपीली अधिकारी के पास, लिखूंगा नहीं, ऐसे सुन लें, यदि कोई व्यक्ति 30 दिन के बाद अपीली अधिकारी के पास जाता है, अपील करता है, उसके बाद भी कोई जानकारी उस अथॉरिटी द्वारा नहीं दी जाती जिसके द्वारा जानकारी मांगी गई है, तो ऐसा व्यक्ति पुनः द्वितीय अपील कर सकता है। और यदि द्वितीय अपील में भी कोई जानकारी नहीं दी जाती है तो ऐसा अधिकारी फिर द्वितीय अपील के खिलाफ अपीली अधिकारी के पास 90 दिन के अंदर जा सकता है। और इस प्रकार से कोई अपील नहीं दी जाती है तो अपीली अधिकारी द्वारा अर्थदंड उस प्राधिकारी पर लगाया जाता है। तो इस प्रकार से कुछ प्रारूप था जानकारी लेने का, वो हम लोगों ने जाना। आरटीआई एक्ट के अंदर ये प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार को पुष्ट करता है, मौलिक अधिकार की परिपूर्ति करता है, जो क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपना जीवन गरिमा के साथ तभी जी सकता है जब उसके हाथ में कुछ शक्तियाँ हों, उसके मौलिक अधिकारों को बल देने वाली कोई शक्ति हो। इस प्रकार से मौलिक अधिकारों की पूर्ति के लिए एक जीवनी प्रदान करने वाला आरटीआई एक्ट 2005 है। तो आप इससे संबंधित, इसका मैंने फॉर्म भी बता दिया, किसी भी रूप में जानकारी ली जा सकती है। कंप्यूटर में उपलब्ध जानकारी को सीडी, फ्लॉपी, टेप, वीडियो, कैसेट का प्रिंट आउट के रूप में ले सकते हैं। सामग्री के जो भी मटेरियल्स होता है उसके प्रमाणिक नमूने ले सकते हैं। अगला है कार्यालय अभिलेख, फाइलों पर कार्यों का निरीक्षण कर सकते हैं। कार्यालय में संधारित अभिलेख या दस्तावेजों को प्रमाणित फोटोकॉपी ले सकते हैं। इस प्रकार से क्या है, कोई भी जानकारी दी जा सकती है इस आरटीआई के तहत। और आरटीआई के तहत मैं तो यही कहूँगा कि देश के जितने भी संवैधानिक पद हैं, चाहे कोई भी संवैधानिक पद हो, कितना भी बड़ा पदाधिकारी हो, राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सारे के सारे पदाधिकारी इसके दायरे में आने चाहिए, जिससे देश की प्रशासनिक व्यवस्था में स्वच्छता रहे, स्पष्टता रहे, किसी प्रकार की अनियमितता न रहे। तो इस प्रकार से
इस एक्ट को हम लोगों ने पढ़ा। इससे संबंधित आपको कोई भी क्वेरीज करनी हो आप कमेंट सेक्शन में जाएं, वहाँ पर मैं सॉल्यूशन दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।